Hi everyone, my name is Isha and welcome to my channel. तो मैंने अपनी वीडियोस में बहुत बार आप लोगों से मेरा फेवरेट जो टॉपिक है कर्मा उसके बारे में बहुत बार डिस्कस किया है कि एक्चुअली कर्मा क्या होता है। और मैंने आपको बहुत बार बताया है कि कर्मा क्या है, वो आपकी मेमोरी है, राइट। तो जो कर्मा आपकी माइंड में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में एज अ मेमोरी है, वो है आपका पर्सनल कर्मा, राइट। सो जो भी आपने अपनी पास्ट लाइफ टाइम्स में किया है वो सब कुछ आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर है और वो आपका पर्सनल कर्मा है। पर आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि फैमिली कर्मा क्या होता है, राइट। तो बहुत बार आपने लोगों को देखा होगा ये बोलते हुए, कि सुना होगा कि वो कहते हैं कि ये चीज़, ये प्रॉब्लम मेरी फैमिली में बार बार होती है। मेरे फोर फादर्स, मेरे इंसेस्टर्स, वो भी यही सेम प्रॉब्लम से गो थ्रू करते थे। मे बी कोई रिलेशनशिप कर्मा हो सकता है, हेल्थ कर्मा हो सकता है, या फाइनेंशियल कर्मा हो सकता है। ये प्रॉब्लम मेरी फैमिली में बार बार होती है। या कभी कभी पेरेंट्स बोलते हैं अपने बच्चों के, तुम बिल्कुल अपने दादा की कॉपी हो या दादी की कॉपी हो, या आप वैसे बिहेव करते हो। सो all these things are very crucial to decide your, I would say, destiny, or the way you behave. I can say not destiny exactly, but the way you behave, the way you react to a situation, what are your daily habits, attitudes. ये सब चीज़ें मेजरली डिसाइड हो जाती हैं आपके एंसेस्टर्स के थ्रू, आपके फोर फादर्स के थ्रू, राइट। और इसी से बनता है हमारा फैमिली कर्मा। तो अभी कैसे होता है, इसको समझने के लिए मैं सबसे पहले आपके साथ एक एक्सपेरिमेंट शेयर करूंगी जो कि 2013 में हुआ था, यूनिवर्सिटी ऑफ एटलांटा में। तो ये एक बहुत ही क्रूशल एक्सपेरिमेंट जो है वो हुआ था, जिसके बेसिस पे हम समझ सकते हैं कि एक्चुअली फैमिली कर्मा क्या होता है। तो हम सबको पता है कि जब भी कोई मेडिसिन इंट्रोड्यूस की जाती है या कोई भी इस तरीके की चीज़ लाई जाती है, उनका एक्सपेरिमेंट सबसे पहले चूहों पे किया जाता है, राइट। क्योंकि हमारे और उनके डीएनए जो हैं वो काफ़ी हद तक सिमिलर होते हैं, ह्यूमंस के और चूहों के लिए, राइट। तो 2013 में ये स्टडी की गई, जहाँ पे कुछ चूहों को रखा गया और उनको एक स्मेल दी जाती थी चेरी ब्लॉसम की, राइट। और जैसे ही चेरी ब्लॉसम की स्मेल दी जाती थी, उसी टाइम पे उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता था, राइट। तो जैसे ही उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक और स्मेल साइमल्टेनियसली आती थी, तो चूहों को ऐसा फील होने लग गया कि जैसी ही स्मेल आएगी मुझे एक करंट लगेगा, राइट। और कुछ टाइम के बाद चूहों को सिर्फ स्मेल दी जाती थी और इलेक्ट्रिक करंट देना बंद कर दिया गया। तो जैसे ही उनको स्मेल दी जाती थी, उन्हें लगता था कि अभी वापस से करंट लगेगा, एंड दे यूज टू स्टार्ट रनिंग हेयर एंड देयर। तो वो जो स्मेल है उनके लिए वो एक कॉज ऑफ फियर बन गया। वो इतना डर जाते थे उस स्मेल से कि जैसी ही स्मेल आएगी उन्हें करंट फील होगा, राइट। अब चाहे करंट लगे या ना लगे, उनके माइंड में, उनके डीएनए में ये चीज़ बैठ चुकी थी कि ये स्मेल मतलब करंट, right? So this is how the body has started reacting to a particular smell, although that smell is not the cause of current, right? तो ऐसे ही हम लोगों के साथ भी होता है, राइट। अगर कोई एक चीज़ हमारी लाइफ में बार बार हुई है, या फिर मान लो हमें किसी ने चीट किया है, हमें किसी ने धोखा दिया है, तो हमें नेक्स्ट टाइम किसी पर भी ट्रस्ट करने में बहुत टाइम लगता है और हमें लगता है ये भी हमारे साथ वो कर देगा, राइट। कभी कभी ऐसा होता है ना, बोलते हैं कि उसकी वो इंटेंशन भी नहीं थी, पर हमारी परसेप्शन ऑलरेडी एक क्रिएट हो चुकी है, तो हम यही सोचते हैं कि ये इंसान यही करने वाला है। बट इस स्टडी में और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि यही बिहेवियर उस जो सेट ऑफ माइस पे जिन पर ये एक्सपेरिमेंट किया गया था, उनकी आने वाली जनरेशन भी, जैसे ही वो स्मेल जो जनरेशन उनके बाद आई, जैसे ही वो स्मेल उनको भी दी जाती थी, वो भी डर जाते थे अचानक से, जबकि उनका उस स्मेल से, उस एक्सपेरिमेंट से कोई लेना देना नहीं था, राइट। सो इसका मतलब वो जो फियर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्मेल है, वो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसफॉर्म होता गया, राइट। तो ऐसा साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो भी आपके फियर्स, एंजाइटी, एटीट्यूड, हैबिट्स जो भी हैं आपके बिहेवियरल इश्यूज, मे बी गुड और मे बी बैड,
दे आर ट्रांसमिटेड अप टू 7 जनरेशंस, राइट? तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि ये जो मेमोरी है ये सिर्फ हमारे माइंड में स्टोर नहीं है, ये हमारी बॉडी में, हमारे डीएनए में भी स्टोर्ड है। तो जो भी मेमोरी आपके डीएनए में स्टोर्ड है उसे हम कहते हैं फैमिली कर्मा, राइट? तो अब हम आते हैं इसी कॉन्सेप्ट को ह्यूमन बींग्स में लेकर। तो जिस भी तरीके से आप बिहेव करते हैं, पार्टली इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन योर इंसेस्टर्स कि उन्होंने क्या किया है। वो सब आपके डीएनए में, आपके बॉडी के हर एक सेल में उनके कर्मास स्टोर्ड हैं इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल मेमोरी। अब तभी हम देखते हैं कि एक फैमिली में एक प्रॉब्लम वन जनरेशन आफ्टर अनदर रिपीटेडली होती जा रही है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या आप वही सेम प्रॉब्लम वो रिसाइकिल कर्मा अपनी लाइफ में झेलना चाहते हैं, जो कर्मा आपके एंसेस्टर्स ने क्रिएट किया इन द फॉर्म ऑफ, फॉर एग्जाम्पल, दे यूज्ड टू हैव smoking problems or drinking problems or anger issues or any other behavioral issues. That same thing is getting transferred into your life and your life is getting affected because of this. तो यहाँ पे जो है हमारा रोल जो है, जब आप नम्य होरेंगे कि वो चैंट करते हैं, आप सिर्फ अपने कर्मास को ओवरकम नहीं कर रहे हैं, वो सब कर्मास जो आपके बॉडी के हर एक सेल में स्टोर्ड है, वो जो आपके एंसेस्टर्स का जो कर्मा है आपकी बॉडी के हर एक सेल में है, उनको भी हम ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बार हम लोगों से सुनते हैं जब वो कहते हैं कि पता नहीं कैसे ज़िद्दी कर्म है, क्या करके आई मैं, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है वो सिर्फ आपके कर्म है, वो आपका फैमिली कर्मा है। अब आप कहेंगे कि अब इसमें हमारी क्या गलती कि हम इस फैमिली में पैदा हो गए जिनका कर्मा हैवी है या जो भी है। सो पॉइंट यहाँ पर ये है, आप उसी फैमिली में बर्थ लेते हैं जिनका कर्मा का लेवल आपके कर्मा के लेवल से मैच करता है। आप ऐसे ही, इफ़ योर कर्मा इज़ एट गुड लेवल, you cannot take birth in a family where karma is not that good. So you take birth where your karma and that family's karma is at same level. तो उसके लिए आप बिल्कुल ब्लेम नहीं कर सकते किसी को, ठीक है? तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या हम वही रिसाइकिल कर्मा को जीना चाहते हैं या हम इसको ओवरकम करना चाहते हैं, राइट? तो अब आपको डिसाइड करना है कि क्या आप उस कर्मा से बाहर आना चाहते हैं या उन्हीं रिपीटेड पैटर्न्स में ही आप उलझ के रह जाते हैं। सबसे मुश्किल कर्मा जो है ओवरकम करने के लिए वो होता है रिलेशनशिप कर्मा। देयर इज़ फाइनेंशियल कर्मा, देयर इज़ हेल्थ कर्मा, वो आप ओवरकम कर सकते हैं, जल्दी हो जाता है वो कंपैरेटिवली, बट येस रिलेशनशिप कर्मा इज़ मोस्ट डिफ़िकल्ट कर्मा टू एक्सपिएट बिकॉज दैट कर्मा इज़ मोर रिलेटेड टू योर फैमिली। एंड जब आपको लगे कि इतना मुश्किल है, मुझसे हो नहीं रहा, तब आप ये सोचिए कि आप सिर्फ अपना कर्मा को ओवरकम नहीं कर रहे हैं, आप अपनी 7 जनरेशन्स के कर्मा को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि आपके अंदर है ऑलरेडी, राइट? वो जो मेमोरी है आपकी बॉडी के हर एक सेल में ऑलरेडी स्टोर्ड है, आप उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके दौरान कभी हिम्मत मत हारिए, कभी भी बीच में ये मत सोचिए कि ये वर्कआउट नहीं कर रहा। तो इसको ओवरकम करने के लिए कोई एक ऐसा शायद आपकी ब्लड लाइन में आएगा, और वो शायद आप ही हैं, राइट? वो पक्का आप ही हैं जिसने डिसाइड कर लिया है कि मैं इस फैमिली कर्मा को, जिसको मेरी पास्ट 7 जनरेशन सफ़र कर रही हैं, उससे मैं बाहर निकाल लूँगा। ये आपके हाथ में है। सो द मोमेंट यू डिटर्मिन कि मैं ये चेंज करूँगा, वहीं पर वो जो सारे बैड कर्मास जो आपके डीएनए में स्टोर्ड हैं ऑलरेडी, उसको आप क्लीन कर लेते हो। यू स्टार्ट अ क्लीन स्लेट। तो अब आप अपनी क्लीन स्लेट फिर से लिख सकते हैं। बट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि आप ये डिटर्मिन कर लें कि मैं इस फैमिली कर्मा को ओवरकम करके रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो एवरीथिंग स्टार्ट्स विद द डिटर्मिनेशन। सो द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ विनिंग इज डिटर्मिनेशन। तो जहाँ पर आपने ये सोच लिया, द होल यूनिवर्स विल स्टार्ट सपोर्टिंग यू एंड इट विल डेफिनेटली हैपन, बी रेस्ट एश्योर्ड। बट उसके लिए ऑफकोर्स हो सकता है कि शायद आपको थोड़े ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ रहे हैं। बट वंस यू विल ओवरकम दैट कर्मा, your next 7 generation will get all the good fortune which you have accumulated। जो आपने accumulate किया है वो आने वाली 7 generations को आप दे रहे हो, क्योंकि आपने जो भी सफ़र किया है उसमें पार्टली रोल है आपके ओन कर्मा का, जो कि माइंड में स्टोर है,
और पार्टली रोल है आपके डीएनए का, राइट? तो ऑब्वियसली जब आप अपना माइंड क्लियर कर लेंगे नम्यो हरेंगे को चांट करके, अपने आप को हाई लाइफ कंडीशन में ले आएंगे, व्हेन यू आर चांटिंग आपकी जो मेमोरी आपके डीएनए में स्टोर्ड है उसको आप क्लीन कर लेंगे, तो आप अपनी आने वाली जनरेशन को एक बेहतर सिचुएशन देंगे। आप जो आपको जो भी कर्मास मिले हैं वो आपको मिले हैं अपने इंसेस्टर्स से। उन्होंने वो बैटन आपके हाथ में दी थी। अब वो अच्छी थी या बुरी थी वो हमें नहीं पता, राइट? पर मैं आगे क्या देने वाली हूँ ये मुझे डिसाइड करना है। और जब आप ये डिटर्मिनेशन कर लेते हैं कि मैं इसके बाद मेरी फैमिली में कोई भी इस प्रॉब्लम से सफ़र नहीं करेगा, मेरे आने वाली जनरेशन इससे सफ़र नहीं करेगी, तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने ऊपर आज काम करें। अब वो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। कर्मा को हम बहुत ही एक इविल वर्ड की तरह यूज़ करते हैं, बट इट इज़ नॉट इविल, इट इज़ वॉट यू आर डूइंग। तो आज के आज मैं अगर अपनी डेली हैबिट्स के ऊपर काम करना शुरू कर दूँ कि मैं जल्दी गुस्सा नहीं करूँ, मैं जल्दी अपना पेशेंस लूज़ नहीं करूँ, मैं अपनी जो बैड हैबिट्स हैं, अपना टेम्परामेंट है उसको चेक रखूँ, मैं फियरफुल ना हूँ, मेरे अंदर सेल्फ वर्थ हो, मैं अपने आप को किसी से कम ना मानूँ, मेरे में इनसिक्योरिटी ना हो, मेरे अंदर इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स ना हो, या मेरे अंदर एरोगेंस ना हो, या मेरे अंदर एन नंबर ऑफ थिंग्स। अगर मैं आज अपने ऊपर इन सब एरियाज़ में वर्क कर रही हूँ तो ऑफ कोर्स मैं यही गुड क्वालिटीज़ अपने आने वाली जनरेशन को ट्रांसफॉर्म करूँगी, एंड ऑफ कोर्स मैं एक गुड कर्मा इन द फॉर्म ऑफ डीएनए उनको दूंगी। ठीक है? तो डोंट वरी इफ़ यू फील कि ये प्रॉब्लम बहुत मुश्किल है, ये तो प्रॉब्लम मेरे फैमिली जनरेशन आफ्टर जनरेशन चली आ रही है, ये कैसे ठीक होगी? ऑफ कोर्स ये ठीक हो सकती है और आप इसको ठीक कर सकते हैं व्हेन यू आर कंटिन्यूसली चैंटिंग नम्यो हरेंगे क्यों। Do not give up in between. Do not, leave, your journey halfway. So keep on chanting Namyo Harenge Kyo. You will definitely overcome all the karma stored in your subconscious mind and in your DNA. Right? So thank you so much everybody for listening to me. Please like, share and subscribe my videos. See you soon. Bye-bye.